तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है पार्लियामेंट यानी संसद। एक लंबा टॉपिक है और इसको हम लोग लगभग 2 खंडों में बांट करके 2 पार्ट में बांट कर अध्ययन करेंगे। जिसका पहला पार्ट होगा उसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, जैसे पार्लियामेंट का कंपोजिशंस, उसके 2 हाउस का स्ट्रक्चर्स, उसके मेंबर्स के क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशंस, उसकी सैलरीज, ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है वो आज हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद पार्लियामेंट का जो क्रियाविधि है, जो एक्शंस है, उसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कि आखिर पार्लियामेंट किस किस तरह के काम को किस किस ढंग से करती है। उसकी टेक्निकलिटी को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या है। तो इस पार्लियामेंट का जो उद्भव होता है, जो ओरिजिन होता है, वो 2 तरीके से हो रहा है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के द्वारा, यानी भारतीय संवैधानिक विकास के द्वारा, और दूसरा जो विकास हो रहा है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पर। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसका जो ओरिजिन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो 2 तरीके से हो रहा है। एक तो ये है कि जब ब्रिटिशर भारत में शासन कर रहे थे तो उस समय से ही यहाँ जो शासन व्यवस्था का रूप डेवलप हो रहा था वो एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ फॉर्म था। इसको बहुत विस्तार से हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस ढंग से 1861 के एक्ट में, 1892 के एक्ट में, 1909 के एक्ट में और 1919 और 1935 के एक्ट में पार्लियामेंट अपने रूप में स्थापित हुआ। एक तो ये है कि भारतीय संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो 1861 1861, 1860, 1892, 1909 और 1919 और 1935 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ये चूंकि बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़े हैं, इसलिए इस पर हम बात करने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं समझते हैं। लेकिन जो वेस्टमिंस्टर ऑर्डर है या वेस्टमिंस्टर मॉडल है, उसको थोड़ा समझाना चाहते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये ब्रिटेन में एक स्थान है, ब्रिटेन में स्थान है और ये जो स्थान है यहीं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चूंकि वेस्ट मिंस्टर नामक स्थान पे है,
इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं, और कोई विशेष बात, स्पेशल फैक्ट इसके अंदर नहीं है। अब हमें देखना ये है कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है तो उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, यानी जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डेवलप किया, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट की कुछ खास विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सारी की सारी यहां नहीं पाई जाती है। इसकी जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर कहा जाए नंबर 1 तो एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव, ये दोनों एक्यूमुलेट हैं, यानी मिले हुए हैं। समझाते हैं हम। दूसरी अगर विशेषता का बात किया जाए इसका, तो यहां जुडिशियल रिव्यू एब्सेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, यानी संसद की सर्वोच्चता है। और अगर देखा जाए इसकी विशेषता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल्स एंड रियल हेड का प्रावधान है, यानी संवैधानिक और वास्तविक प्रधान का प्रावधान है। ठीक है। तो जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है उसकी ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग को जानना होगा, और अधिकांश पुस्तकों में इसका अभाव दिखाई पड़ता है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, और इस कारण से स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस समझ में नहीं आता। हमने पूर्व के क्लास में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का अंतर को बहुत विस्तार से बताया है, इसलिए उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा आज का मुद्दा सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो ब्रिटेन एक आइडियल है, एक आदर्श है या एक आइकन है वो पूरे वर्ल्ड में, कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन वहीं से हुआ है, और दूसरे देशों ने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को जो अपनाया वो ब्रिटेन से ही अपनाया। और इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, लंबा बैकग्राउंड है, वो ये कि ब्रिटेन के राजा ने अपने मन से 1608 में अपने अधिकारों को
वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को हवाले किया। 1688 के पहले भी वहाँ के राजा ने वहाँ के नागरिकों को मैग्ना कार्टा दिया, यानी मौलिक अधिकार दिया। और 1688 के घटना जिसको इतिहास में या पॉलिटी के क्षेत्र में ग्लोरियस रेवोल्यूशंस के नाम से, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं, वो इसलिए कि शासन व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशंस में, गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा चेंजिंग, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। 17th सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो हम लोग पाते हैं कि वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पे कोई डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं पाया जा रहा था। वर्ल्ड के जितने भी कंट्री थे सभी के सभी मोनार्कियल थे, राजतंत्रीय थे। तो ब्रिटेन ने डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ व्यू को सबसे पहले 17th सेंचुरीज में, 17वीं शताब्दी में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के जरिया जो है नींव डाली, और फिर ग्रेजुअली वो विकास करता रहा। तो वहाँ जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप किया वो एज ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप करता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है वो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है। इसलिए वो आइडियल बन गया प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और ब्रिटेन आइडियल बन गया पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। बात समझ में आई? तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और बिना उन विशेषताओं को जाने हुए हम लोग अपने देश के जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली विशेषता क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्यूमुलेट कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पाया जा रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, बहुत बार एक्सप्लेन किया है, कि फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने एक थ्योरीज दिया था वर्ल्ड को, और उसको हम लोग बोलते थे सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें उसने कहा था कि शासन के जो तीनों अंग हैं, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये तीनों को अलग अलग, स्वतंत्र और बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी है वहां ये पूरा का पूरा लागू है। वहां का लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से कोई लगाव नहीं है। लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना है, बनाएगी, एग्जीक्यूटिव का काम उस बने हुए कानून को लागू करना है, वो लागू करेगी। और जुडिशियरी का काम कि जो बने हुए कानून है उसके अनुसार जो है वो दंड देगी, पनिशमेंट करेगी, और फिर साथ ही साथ वहां के संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाएगी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्ति पृथक्करण का, ये एक विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो डेवलप हुआ ब्रिटेन में, वहां सेपरेशन ऑफ पावर का अभाव था, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों आपस में मिल गए। बोथ आर एक्यूमुलेटेड। कैसे? तो वो इस तरीके से कि लेजिस्लेचर जो होता है या लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है या जो पार्लियामेंट वहां का है, एग्जीक्यूटिव उस पार्लियामेंट से ही चुने जाते हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसका बहुमत होता है, उस पार्टी का ये अधिकार है, राइट्स है कि उसके मेंबर्स अपने में से कोई एक व्यक्ति चुन ले जो उसका लीडरशिप करेगा, और जो व्यक्ति चुनता है मेजॉरिटी पार्टी अपने में से, वही प्राइम मिनिस्टर के रूप में ओथ लेता है, और फिर अपने दल के लोगों के बीच में से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद का गठन करता है, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स वहां का एग्जीक्यूटिव बन जाता है। यही नहीं, उस एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है कि वो तभी तक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्टिव पोजीशन में रहेगा जब तक उसे अपने सदन का यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, जिसको हमारे देश में लोकसभा कहा जाता है, उसका विश्वास प्राप्त हो। जिस दिन उसका विश्वास खो देगा उस दिन
वो एग्जीक्यूटिव सत्ता से हट जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसका जन्म भी लेजिस्लेटिव से हुआ है और उसकी मृत्यु का कारण भी लेजिस्लेटिव बनेगा। जब तक बहुमत है, मेजोरिटी है, तब तक वो सत्ता में है, प्राइम मिनिस्टर। अगर बहुमत उसका खत्म हो गया तो सत्ता उसका खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दोनों पार्ट जो है उसका एक्यूमुलेट रहता है, यानी एक साथ मिला हुआ रहता है, अलग अलग वहां नहीं है। तो इस तरीके से कहेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है। क्लियर? अब आप देखिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो क्या ये पाया जा रहा है? आप बोलिए इसको। नहीं, ये टॉपिक सिर्फ बोल रहे हैं, ये पाया जा रहा है कि नहीं? कैसे नहीं पाया जा रहा है जरा बताइए हमको। 100% पाया जा रहा है। ये यहां भी वही है। लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपना लीडर चुनता है, और वो लीडर क्या करता है तो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेता है, और ओथ लेने के बाद अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करता है। किस में से? उन्हीं एमपीज में से। और फिर यहां भी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? तो आप किस आधार पर बोल रहे थे, जरा ये हमको समझाइए। सारा नहीं, हम तो सिर्फ इसके फिर तो वही बोल रहे हैं, हम एक एक करके ना समझे। फिर वही बात, हम एक एक समझा रहे हैं तो एक एक ना तुलना करेंगे। आपको जो होमवर्क होगा, आप जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? एक टॉपिक को पहले क्लियरिफाई करेंगे, तब अब दूसरे पर आते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया ना साहब? ये तो आप समझ गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए दो में, एब्सेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। तो देखिए, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट उभर करके सामने आई थी, इसके थोड़ा बैकग्राउंड को देखिए कि 1688 से लेकर के जब 20वीं सेंचुरी शुरू हुआ तब पार्लियामेंट ने अपने रियल शेप को प्राप्त किया। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि 20वीं सेंचुरीज के सेकंड डिकेड तक वहां महिलाओं को भी फ्रेंचाइज नहीं मिला हुआ, राइट टू वोट नहीं था। तो हम मानेंगे ना कि 20वीं सेंचुरी में वहां डेमोक्रेसी कंप्लीट हुई, उसके पहले अधूरी थी। इसी तरीके से जो 1688 में राजा ने रिप्रेजेंटेटिव से शासन करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि फॉरेन पार्लियामेंट बन गया, बल्कि शुरुआत इस घटना से हुई थी कि राजा ने कहा कि शासन हम ही करेंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक सदन होगी, उसके मेंबर चुने जाएंगे और वो जो हमें परामर्श देगा तो उसके अकॉर्डिंग्स हम शासन करेंगे। तो शुरुआत में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदन गठित हुआ था जिसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं गठित हुआ था, बल्कि जो वहां के नोबल क्लास थे, जो कुलीन वर्ग थे वहां के, उन कुलीन वर्गों नोबल क्लास के द्वारा ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन हुआ था। अब ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ कि नहीं, आम लोगों का भी सदन होना चाहिए, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का गठन हुआ और फिर इलेक्शंस हुआ, तो उसमें लोग आने लगे। अब फिर दोनों सदनों के अधिकार का मामला हुआ, तो उसका डेवलपमेंट चल करके बाद में होता है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वहां का पार्लियामेंट अस्तित्व में आया। तो इस तरीके से वहां चाहे कानून बनाने का काम हो, वो भी पार्लियामेंट कर रहा था, क्योंकि न्याय राजा भी करता था। तो जब पार्लियामेंट का गठन हुआ तो उसका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो प्रिवी काउंसिल के रूप में, नहीं वहां के सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करने लगा। तो इस तरीके से वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हुआ। तो बजाते बैठ करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक फिक्स पीरियड में लोगों के मंथन के पश्चात कोई एक संविधान उभर करके सामने आया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहां संविधान भी ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हुआ।
और वो इसी पार्लियामेंट के द्वारा डेवलप हो रहा है। तो अब आइए, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन का भी काम कर रही थी, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम कर रही थी, पार्लियामेंट जुडिशियरी का भी काम कर रही थी। तो इस तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा जितना भी काम किया गया, उससे जो संरचना, जो स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट का उभर करके सामने आता है, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई और उसके द्वारा किए गए कामों का वहां के सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसके अकॉर्डेंस, उसके अनुसार वहां के जुडिशियरी को फैसला देना होता था, न्याय करना होता था। तो चूंकि डेवलपमेंट गवर्नमेंट का इस ढंग से हुआ कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम बन गई, सर्वोच्च बन गई, इस वजह से वहां जुडिशियल रिव्यू का अभाव है। क्या अगर हमारे देश से तुलना करें तो पाते हैं कि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू का अभाव है? तो पाते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू ना तो पूरी तरीके से अमेरिका की तरह है और न ही पूरी तरीके से ब्रिटेन के तरह अनुपस्थित है। ये एक सेंटेंस है, हम दोनों के बीच में है। ना हमारे यहां एब्सेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पाया जा रहा है और न ही हमारे पास गुंडिज्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू पाया जा रहा है। तो दोनों का बीच का रास्ता क्या है, वो थोड़ा टेक्निकली समझिए। हमारे देश में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस माना जाता है, यानी संविधान का संरक्षक। अब गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक का मीनिंग्स क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? तो उसका मीनिंग और उसका अर्थ ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है और वो लॉ संविधान के विचारधाराओं या उपबंध हो, दोनों विचारधारा अलग हुई, उपबंध अलग हुआ। प्रोविजंस का मतलब हुआ जो एक्ट में लिखा हुआ है, और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक थीम है, एक आइडिया है, जो झलकता है हमें प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, उसके खिलाफ अगर है तो सुप्रीम कोर्ट किसी के कहने पर या सुओ मोटो, स्वयं संज्ञान लेना कहते हैं, सुओ मोटो को वो ले करके उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी कि ये कानून अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है कि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये लीगल आइडियाज है, तो वो वैलिड हमारे देश में नहीं माना जाएगा। क्लियर? लेकिन साथ ही साथ अगर इतना रहता बात, तब हो जाता कि अमेरिका की तरह है। लेकिन आगे एक बात जुड़ी हुई है कि यदि जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके लेजिस्लेशंस को, उसके विधायन को अवैध यानी इलीगल करार दिया है, पार्लियामेंट को पुनः यह अधिकार है कि उस लीगल आइडिया को ही खत्म कर दे जो संविधान में प्रोविजंस है। तो फिर उस हिसाब से जो है वो संसद की जीत हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो जजमेंट है, उसका एक पब्लिक के बीच प्रभाव पड़ता है और सरकार डरती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हम फिर से कोई कानून नहीं बनाए। इसीलिए बीच बीच का रास्ता हम कह रहे हैं कि ना ब्रिटेन की तरह जुडिशियल रिव्यू का एब्सेंट है और नहीं अमेरिका की तरह 100% जुडिशियल रिव्यू है। अब आपको एक एग्जाम्पल्स देंगे तो आप समझ जाइएगा इस बात को। जैसे शरीयत लॉ के मुताबिक शाहबानो का केस 1988 में हुआ था। उसमें हुआ ये कि शाहबानो एक 70 वर्षीय महिला थी, उसके अहमद अली खां 72 वर्षीय उसके पति थे। इस उम्र में दोनों के बीच तलाक हो जाती है।
अब देखिए, शरीयत लॉ के मुताबिक अहमद अली खां अकाउंटेबल सिर्फ हो रहे थे कि वो 3 महीने तक उसका गुजारा भत्ता दे। शरीयत लॉ ये कहती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इसमें आड़े आ रहा था। उसने कहा कि 14 ये कह रहा है कि हम किसी के साथ कानूनी रूप से विभेद नहीं करेंगे, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और दूसरा आर्टिकल 15 आड़े हाथों आ रहा था। क्यों? कि हम धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है। तो उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम यहां पर शरीयत लॉ को लागू नहीं करेंगे। क्यों? कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि हम अहमद अली खां को इनको जीवन भर गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और अलग रहने के लिए मकान देना पड़ेगा और पर मंथ इतना रुपया देना पड़ेगा। अब राजीव गांधी की सरकार थी, मुस्लिम वोट की चिंता थी, तो राजीव गांधी ने एक एक्ट ही बना दिया, मुस्लिम मैरिज विडो एक्ट, और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पलट दिया। तो शाहबानो के मामले से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि यहाँ जुडिशियल रिव्यू ना ही ब्रिटेन की तरह है और ना ही अमेरिका की तरह। क्लियर? तो ये आपने सब सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में अगर हम लोग देखते हैं तो पूरी तरीके से संसद सर्वोच्च है, न ही संसद के सामने वहां का एग्जीक्यूटिव का कोई अस्तित्व है। जिस दिन चाहे उसका गठन कर सकता है, जिस दिन चाहे उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। यह भी बताया कैसे, तो अकाउंटेबल वहां का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट की तरफ है, और दूसरी तरफ जो है वो उसका निर्माण भी करता है। तो ये तो उसके रिलेशंस एग्जीक्यूटिव के हुए। अगर जुडिशियरी से उसके रिलेशंस को देखें तो अभी अभी हमने आपको बताया कि वहां के जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर कोई नहीं है, वो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। जो पार्लियामेंट में लॉ बन गया उसको उसी के अकॉर्डेंस फैसला देना है, अपने मन से कोई बात नहीं करनी। तो इन दोनों प्रोविजन से क्या लगता है आपको कि वहां सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट। क्या भारत में ऐसा है? अगर भारत में हम तुलना करें तो भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बल्कि यहां सुप्रीम कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है वो प्रोविजंस के अनुसार पार्लियामेंट को भी काम करना है और सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसा क्यों, ये आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। आप भी कुछ अपने सोच करके बताइए जवाब, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको। बोलिए। ये सब बचकाना जवाब है, जल्दी बोलिए। एकदम एग्जैक्ट इसका एक ही आंसर होगा और कुछ नहीं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ही ना, है शुरुआत तो यहीं से। और साहब केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, क्या इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कह रहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो सोवरेंटी कहां निवास कर रही है? आप लोगों में निवास कर रही है। सोवरेंटी पार्लियामेंट में नहीं निवास कर रही है, सोवरेंटी सुप्रीम कोर्ट में नहीं निवास कर रही है, सोवरेंटी जनता में निवास कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में जो है संविधान ही हमारे यहां सुप्रीम है।
सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम नहीं है और पार्लियामेंट हमारे यहाँ सुप्रीम नहीं है। ये बहुत सुंदर और खूबसूरत बात आपको आज दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अभी अभी 1-2 दिन हुए हैं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके मध्य और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके मध्य इसी प्रकार का ये बात चल रहा है कि राज्यसभा के सभापति धनखड़ कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं, संविधान सर्वोच्च है। तो ऐसे हालात में आपके लिए आने वाले परीक्षा में अगर आप देंगे तो चूंकि परीक्षा में जो पॉलिटी में क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी हो जाता है वो काफ़ी रिलीवेंट हो जाता है। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं पॉलिटी के, वो क्वेश्चंस बन जाता है। यही वजह है कि हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, हालांकि इसको पढ़ाया नहीं जाता है आमतौर पे। तो ये समझ गए साहब। अभी सर एक चर्चा चल रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को निर्देश दे सकते हैं या नहीं? जो भी हो सब आएगा ना भाई, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़िए। चौथा इसकी विशेषता है कि यहाँ 2 हेड पाए जाते हैं। तो इसमें तो समझ गए ना भाई, ये भी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सब बात को सबको समझ में आ रहा है पूरा बात आपको साहब। अब आइए यहाँ के इस पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में डेवलप हुआ, तो यहाँ 2 हेड का अस्तित्व पाया जा रहा था। किसी भी देश का एक हेड होता है, राजतंत्र में भी एक राजा होता था। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एक हेड है जिसको हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। जो अभी कौन है प्रेसिडेंट यूएसए के? ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प। आप इनको भेज दीजिएगा वहाँ और उनको मंगा लीजिएगा यहाँ, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। आइए, बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर। तो उस देश में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डुअल हेडशिप नहीं है, एक ही हेडशिप। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हो रहा है उसमें डुअल हेडशिप का प्रोविजन है। डुअल हेडशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। तो वहां का संवैधानिक प्रधान कौन है? ब्रिटेन का संवैधानिक प्रधान कौन, किसे आप मानेंगे? बोलिए, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, वहां के किंग या क्वीन को। किंग होगा तो किंग को और क्वीन होगी तो क्वीन को। ऐसा क्यों? किस लिए? इसलिए कि संप्रभुता वहां से निकली है वहां और उसने अपने पावर का त्याग कर दिया। इस वजह से शासन कार्य जितना भी होता है ब्रिटेन में बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन होता है। तो इसलिए जो है वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किंग या क्वीन है और वो हेरिडिटरी है, वंशानुगत है। उसको पब्लिक नहीं चुनती है क्योंकि उसकी विरासत राजतंत्र है, मोनार्की है। और वहां का रियल हेड कौन है? एक्चुअली में पूरे देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। अपने देश से अगर तुलना करें तो क्या पाते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का है? अच्छा, आप ही बताइए कुछ कुछ क्या मैच करता है? अच्छा चलिए, आप ये बताइए, आपकी बात हम मान लिए, सही है। आप ठीक है, नहीं ठीक है, आप किस ग्राउंड पर कहेंगे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, द प्रेसिडेंट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं? अच्छा ठीक है, नहीं बाय कॉन्स्टिट्यूशंस कहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस की कौन सी धारा ये बात कह रही है? लिखा हुआ नहीं है ये? अच्छा, आर्टिकल 53 उठा करके देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है उसमें
क्लॉज 1 पढ़ कहिएगा तो लिखा हुआ है ये बात कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अब ये सेंटेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसी के ऑर्डर से सारे ऑर्डर निकलेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और वो इस शक्ति का प्रयोग अपने सहयोगियों से करेगा, क्योंकि अकेले वो कर नहीं सकता है। तो ये जो सेंटेंस उसमें मिला हुआ है, इससे दो बातें स्पष्ट हो रही है। एक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, किसी आर्टिकल में नहीं। और राष्ट्रपति के लिए जो 52 से शुरू हुआ है वो 88 तक चला गया है, सारा प्रोविजन राष्ट्रपति के बारे में, और प्रधानमंत्री के बारे में सिर्फ एक प्रोविजन है। लेकिन वो ऐसा प्रोविजन है कि उसको रियल हेड बनाता है, और वो प्रोविजन कहाँ है? तो आर्टिकल 74 में, 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्य एवं मंत्रणा के लिए, वर्क एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, टू मेक ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके द्वारा दिए गए सलाह पर कार्य करेगा। एंड ही विल एक्ट टू गिव सजेशंस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिर आगे प्रारंभ में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, 42वें संवैधानिक संशोधन में एक बात और इसमें जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो मजबूर हो गया वो। फिर 78 कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट जो 1977 में हुआ, उसमें कह दिया कि पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर के लिए ये लौटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर उसको सजेशंस दे तो फिर वो मानने के लिए बाध्य है। तो इस तरीके से 42nd अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 74 में ये चीजें जोड़ी गई। अब बात समझ में आई? तो इस तरीके से जैसे ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और रियल हेड है, तो उसी तरीके से हमारे संविधान में भी बाय आर्टिकल यानी अनुच्छेद तह ये प्रोविजंस किया गया है कि हमारे यहाँ भी एक संवैधानिक प्रधान होगा और एक वास्तविक प्रधान होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा और एक रियल होगा। और इसमें एक्ट आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो बस दो आर्टिकल आपको याद रखना है, 53 और 74। 53 के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और 74 के द्वारा ये रियल हेड है। तो इस ढंग से तो ब्रिटेन और भारत में जो चौथी विशेषता है वो समान दिखाई पड़ती है। नहीं तो मान लिया जाए कि समान है चौथी विशेषता, आगे बढ़ा जाए। वाह, पूर्णतः समान नहीं है, एक अंतर है, एक डिफरेंस है। यही सब लिख के लाना है आपको। एक डिफरेंस है, एक अंतर है। और डिफरेंस क्या है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो वंशानुगत है, बाय द हेरिडिटी, और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इलेक्टेड है। इसीलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, यानी गणतंत्र नहीं है, और हमारा देश डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारे यहाँ रिपब्लिक भी है, गणतंत्र। तो इस तरीके से साथियों हमने आपको इसका एक जो पार्लियामेंट का एक इंट्रोडक्शन कह लीजिए वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन से ये वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हमने हूबहू वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को अपनाया, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, मिटाएं इसको।
फिर से बोलिए। हाँ, रिजूरे और डिफैक्टो। डिफैक्टो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। डिफैक्टो का मतलब ये होता है कि रबर स्टैम्प, माने ओरिजिनल नहीं। तो असल वर्ड यही है, उसके अंडर में आप ये सब शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आया था इसका, हैं? प्रेसिडेंट रबर स्टाम्प क्वेश्चन आया हुआ। हाँ, हम आपको इस ढंग से पढ़ा दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तोड़ मोड़ करके आप सबका जवाब देखें। शर्त ये कि इसको लिख करके लाइए अलग अलग टुकड़ों में। हम जो आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहे हैं वो सब सेक्शंस को अलग अलग, जिसमें जितनी जितनी बातें हैं वो सब लेके चलेंगे, ठीक है। मिटाऊं? अब देखिए अगला टॉपिक जो हम उठाने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट। इसका हिंदी होगा संसद का गठन। संसद का गठन। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है, लेजिस्लेटिव जो प्रोविजन है, यानी संघीय व्यवस्थापिका की जो हम बात कर रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेशंस का जो बात कर रहे हैं, वो हमारे संविधान में एक भाग है, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं 5, ठीक है। और इसके में जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, उसमें 79 से लेकर के 123 तक में लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में, यानी व्यवस्थापिका के बारे में पूरा पूरा विवरण है। किसी किसी पुस्तक में 122 के जगह पर 123 के जगह पर 122 भी लिखा मिलेगा। 123 को लेजिस्लेशंस में शामिल नहीं करता है, क्योंकि 123 आर्टिकल प्रेसिडेंट्स के राइट के बारे में, और वो राइट क्या है कि इस राइट के तहत वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। उस अध्यादेश, उस ऑर्डिनेंस का भी वही प्रभाव है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। इसलिए वो भी एक तरह का लेजिस्लेशन ही है, एक कानून निर्माण प्रक्रिया ही है। तो इसीलिए 123 को भी लेजिस्लेशंस के रूप में भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने भी उसको लिख दिया, ठीक है। उनका कहना है कि प्रेसिडेंट का पावर में शामिल है, ये लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट के पावर में शामिल नहीं है ये, इसीलिए इसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बीच बीच वाली बात है, द्वंद्व वाली बात है, ड्युअलिस्टिक अप्रोच है इस आर्टिकल पर, तो इसलिए हमने दोनों बातें आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए साहब कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो 79 है। क्या है? 79। 79 में जो बातें कही गई हैं कि पार्लियामेंट के 3 अंग होंगे। पार्लियामेंट के कितने होंगे? 3 ऑर्गन।
उसमें पहला कहा जाता है राज्यसभा। ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा को कहा जाता है लोकसभा। इसका इंग्लिश में होगा हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल। और तीसरा बॉडी को कहा जाता है राष्ट्रपति, यानी द प्रेसिडेंट। तो 79 एक्ट कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है कि जो पार्लियामेंट गठित होगा, कंस्टिट्यूट होगा, वो 3 अंगों से मिलकर बनेगा। उसका एक अंग होगा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट, दूसरा अंग जो होगा लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, और ये दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलेंगे, तो संसद बोलेंगे, यानी पार्लियामेंट कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई बात? तो बनाना है कानून, तो कानून कैसे बनेगा कि इन दोनों सदनों के द्वारा कोई अगर बिल को हिंदी में हम बोलेंगे विधेयक, अगर पारित हो जाता है तो पारित होने के बाद वही बिल, वही विधेयक एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है, और एक्ट और अधिनियम को ही कानून हम बोलते हैं। क्लियर? तो जब ये कानून बनाने की पूरा जिम्मेदारी संसद को है, तो फिर राष्ट्रपति कैसे उसका भाग हुआ? जबकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड है, क्योंकि आर्टिकल 53 के द्वारा क्या हो रहा है कि बिना उसके सिग्नेचर के कोई भी एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं होता है ना भाई? तो फिर यहां पर ये एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो जा रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि राष्ट्रपति नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य ये नहीं होता है ना? परंतु कंट्रास्ट ये है कि he is integrated part of the parliament। इसके बावजूद वो संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग है। ये दोनों का दोनों जो विचार है वो एक प्रकार से विरोधी है ना भाई? कि कैसे विरोधी है कि अंग बनने के लिए, उसका पार्ट बनने के लिए जरूरी है कि आप उसका मेंबर बनिए। जैसे आप इस कोचिंग्स के अंग हैं तो कैसे बने कि आपने एडमिशन लिया। हम इस कोचिंग के अंग हैं, कैसे बने कि हमें आप पढ़ाते हैं, एज ए टीचर अपॉइंट हुए हैं। लेकिन आप बिना जो है वो एडमिशन लिए हुए पढ़ रहे हैं, तो आप फिर अंग कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। हम बिना अपॉइंट हुए पढ़ा रहे हैं तो हम इसके अंग नहीं माने जाएंगे।
लेकिन यहाँ कंट्रास्ट ये है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट का मेंबर है भी नहीं किसी भी हाउस का, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब समझते हैं, अभिन्न अंग का मतलब कि अगर उसको अलग नहीं किया जा सकता है और अगर आपने कर दिया हो तो चीज ही खत्म हो जाएगी। बस जैसे किसी साइकिल का दो चक्का उसका अभिन्न अंग है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर उस साइकिल से एक चक्का आपने निकाल लिया, इसका मतलब साइकिल रहेगा ही नहीं। नहीं रहेगा मतलब क्या है कि साइकिल का मुख्य काम है चलना, वो चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभिन्नता का मतलब यह हुआ कि जिसके हट जाने से उसका स्वरूप या उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। जब तक वो रहेगा तभी उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। ये इंटीग्रल पार्ट का मीनिंग होता है, ये अभिन्नता का अर्थ होता है। अब बात समझ में आ गई? तो ये विरोधी बातों को हम लोग कैसे हल करें, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके कारण सदस्य ना होने के बावजूद भी, मेंबर ना होने के बावजूद भी वो उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो उन प्रोविजंस को बारी बारी से हम लोग देखते हैं, तो आपको थोड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए ना। क्या बोल रहे हैं? तो छोड़ दें? देखिए साफ साफ बोलिए, पढ़ना है तो पढ़िए, तो हमको छोड़ने में क्या है? नहीं पढ़ना है? कितने लोगों को करना है, कितने लोगों को नहीं करना? हाथ उठाइए, पहले बोलिए कितने लोगों को नहीं करना है। नहीं करने का मतलब काम होगा इसलिए जाना चाहते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं। बोलिए आपको नहीं करना है और आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है, और ठीक है। तो चलिए माने एक को भी नहीं करना है तो साहब क्लास हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा, है ना? तो क्लास बंद, लेकिन इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए, है ना? ये एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे इंटीग्रल पार्ट हम इसको पार्लियामेंट का कहते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। उसमें पहला जो प्रोविजंस है वो ये कि विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल cannot change into law। जो प्रोविजन है, विधायन आप पढ़िएगा कि कैसे कानून बनता है, आगे में हम ही बताएंगे आपको। तो उसमें कि संसद से कोई भी बिल अगर पास होता है तो उस समय तक वो एक्ट नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना दस्तखत न कर दे। बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पास हो गए लेकिन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किया, तो आज तक वो एक्ट नहीं बना है। तो जब लेजिस्लेशंस का काम ही है एक्ट बनाना, कानून बनाना, और वो कानून बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं बन सकता है, तो इसका मतलब वो अभिन्न अंग है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद दूसरा जो प्रोविजंस है कि समन सेशन prorogate
the house and dissolved the Lok Sabha. तीन काम है उसको। संबंध सेशन यानी सत्र आहूत करना, सत्र बुलाना। पार्लियामेंट का सत्र जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। प्रोरोगेट द हाउस यानी सत्रावसान, सत्रावसान प्रोरोगेट का द एंड ऑफ सेशन यानी सेशन को खत्म करना, यह भी राष्ट्रपति ही करता है। एडजर्न द सेशन चेयरपर्सन ऑफ हाउस करेगा, यानी सदन का स्थगन। सदन चल रहा है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जो स्थगित होता है, एडजर्न होता है, तो वो चेयरपर्सन यानी लोकसभा को स्पीकर करेगा और राज्यसभा को चेयरपर्सन करेगा, सभापति करेगा। लेकिन इसके अलावा तीनों जो काम हैं, कौन से काम साहब? के सत्र को बुलाना या संबंध सेशंस, या सत्रावसान प्रोरोगेशंस करना, और तीसरा डिसॉल्व द लोकसभा। राज्यसभा कहीं भंग नहीं होती, परमानेंट हाउस है, तो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो एक तरीके से देखिए जो उसका सेकंड पावर है वो तो सबसे महत्वपूर्ण पावर है। और तीसरा अगर देखा जाए इसमें तो he delivered his own speech on the first session of Parliament. वो पार्लियामेंट के प्रथम सेशन को संबोधित करता है, अपना भाषण देता है। प्रथम सेशन में 2 प्रकार का सेशन होगा। एक, जिस समय लोकसभा नया नया गठित होगा, कंस्टिट्यूट होगा, तो उस समय जो उसका पहला अधिवेशन होगा, तो दोनों सदनों का यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक का वो संबोधन करेगा। और दूसरा कि प्रति वर्ष जो पहला सेशन होगा, जिसको आमतौर पर बजट सेशंस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको भी एड्रेस करेगा सबसे पहले राष्ट्रपति। और इसमें सरकार की जितनी नीतियां होंगी, पॉलिसीज होंगे, वो सब का जो है वर्णन होगा। और इस पर पार्लियामेंट में बहस होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि ये सरकार के द्वारा लिखा हुआ उद्घोषणा होता है, राष्ट्रपति अपने तरफ से कुछ नहीं लिखता है। ये सरकारी डिक्लेरेशंस होता है कि जो सेशन, बजट सेशन चल रहा है, चलने वाला है, वो कैसा रहेगा। तो ये 3 ऐसे कॉज हैं, कारण हैं, जिसके वजह से ये मेंबर ना रहते हुए भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। किसका? पार्लियामेंट। तो ये भी आपका सीक्वेंस में पढ़ाई भी हो रहा है, प्लस इस सेक्शंस को आप अलग एक क्वेश्चंस के रूप में भी लिख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आपको किसी भी समय काम आएगा। अब रही बात, थोड़ा सा छोटा सा रुक गया है, उसको देख लीजिए और उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। तो ये जो राज्यसभा, ये लोकसभा है, इसके लिए 2 बातें कही जाती हैं। अगर इसको ना बताया जाए तो फिर पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। राज्यसभा को अपर हाउस, हिंदी इसका बोले तो उच्च सदन, ठीक है, अपर हाउस और सेकंड हाउस भी इसको बोलते हैं।
इसका हिंदी बोले तो द्वितीय सदन। ठीक है। अगर लोकसभा की बात करें तो इसको बोलते हैं निम्न सदन। यानी लोअर हाउस। और दूसरा फर्स्ट सदन यानी फर्स्ट हाउस, यानी इसको बोलेंगे प्रथम सदन। तो लोकसभा का ये दो नामकरण और राज्यसभा का ये दो नामकरण का अर्थ क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, आप लोग बता सकते हैं? आखिर राज्यसभा को हम लोग क्यों उच्च और द्वितीय सदन बोलते हैं और लोकसभा को क्यों निम्न और प्रथम सदन बोलते हैं? बोलिए। पहले राज्यसभा का हिसाब कर लेते हैं। आखिर इसको जो है हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो बिना समय गवाए हुए इसको जो है हम लोग उच्च सदन इसलिए बोलते हैं कि इसका जो एज है इससे ज्यादा है, यानी 30 इयर्स। अर्थात इसमें जो है वो आमतौर पे वयोवृद्ध लोग होते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, डायरेक्ट इलेक्शन है नहीं। तो जो चुनाव नहीं जीत पाए या लड़ना नहीं चाह रहे थे और बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको देश की ज़रूरत है, चल फिर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को इस सदन में भेज दिया जाता है। तो उम्र के हिसाब से जो है वो इसको बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर। इसका एक और नाम क्या है? हाउस ऑफ एल्डर, यानी बड़ों का सदन। 30 साल का व्यक्ति ही इसका मेंबर बन सकता है, इसमें 25 साल का बन सकता है। ठीक है। और सेकंड हाउस क्यों कहा जाता है इसको? तो उसके लिए है लो पावर, यानी कम शक्ति इसको प्राप्त है। जैसे कोई भी धन विधेयक, मनी बिल, इसमें प्रस्तुति नहीं होगा। मनी बिल को सिर्फ 14 दिनों तक रुक सकता है। अगर सामान्य विधेयक, जनरल बिल पर गतिरोध हो गया तो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है। चूंकि ज्यादा संख्या लोकसभा की होती है, उसके तुलना में राज्यसभा आधी ही होती है, तो इसलिए ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा की बात मान ली जाती है जनरल बिल में। तो मनी बिल में तो पावर है ही नहीं है, और जनरल बिल में जो है वो संख्या बल के आधार पर लोकसभा अपनी बात मनवा लेगी। तो इस तरीके से इसके पास बहुत कम शक्ति है। शक्ति है सिर्फ यही कि डिले कर सकता है, देर कर सकता है। जो लोकसभा चाहेगा वही होगा, इसलिए पावर के हिसाब से लेस पावर इसके पास है, बहुत कम पावर है। तो इसलिए उसको हम लोग सेकंड हाउस या द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। अब अजय, इसको निम्न सदन क्यों बोलते हैं? वेरी गुड, अब सब समझ गए आप लोग। ठीक है। आयु के हिसाब से, यानी हाउस ऑफ द यंग कह सकते हैं इसको। हालांकि कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है हाउस ऑफ द एल्डर, इसमें नहीं कहीं पर लिखा, इसलिए हम कोई संविधान वेत्ता नहीं कि अपनी तरफ से जोड़ दे, लेकिन इसके आधार पर हम कह सकते हैं। और फर्स्ट हाउस की मोर पावर इसके पास है, बस सिंपल सा है। शक्ति में ये उस सदन से अधिक है, इसीलिए इसको हम लोग प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। तो चलिए, एक छोटा ही क्लास रहा, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन जो भी पढ़ा ठीक पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।